बेटा मिड पॉइंट्स और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की सबसे पहले अगर बात की जाती है तो हमारे पास यहाँ पर जो लाइन सेगमेंट होता है, जो आपके पास लाइन सेगमेंट होता है, लाइन सेगमेंट कहते हैं किसको है? लाइन सेगमेंट आपके पास लाइन का एक पर्टिकुलर पार्ट होता है, उसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। लेट्स से कि मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास एक लाइन है। डेफिनेशन ऑफ अ लाइन क्या होती है? एक ऐसी लाइन, अगर मैं डेफिनेशन ऑफ अ लाइन की बात करता हूँ तो आपके पास एक ऐसी डायग्राम जिसमें कोई बेंट ना हो, कोई कर्व ना हो, और उसके दोनों एंडिंग पॉइंट्स अनलिमिटेड हों, यानी कोई एंडिंग पॉइंट्स ना हो दोनों कॉर्नर्स पर, उसे हम लाइन कहते हैं। ठीक है, दिस इज नोन एज अ लाइन। अब इस लाइन में से अगर मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट जो है वो सेलेक्ट करूं, और यहां से यहां तक मैंने लाइन जो है वो सेलेक्ट कर ली, ठीक है, तो यहाँ ये मेरे पास एक पॉइंट होगा और ये मेरे पास एक पॉइंट होगा। लेट से ये हो गया ए और ये हो गया बी। ठीक है, तो ये जो मेरे पास होगा बेटा लाइन का पार्ट, दिस इज नोन एज लाइन सेगमेंट। ये कहलाता है लाइन सेगमेंट। सही है। तो हमारे पास जब भी डिस्कशन होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वी ऑलवेज डिस्कस लाइन सेगमेंट इंस्टेड ऑफ अ लाइन। तो बहुत सी जगहों पे आपको लाइन दिखा हुआ नजर आएगा, तो लेकिन बेसिकली जब भी लाइन की बात की जाती है तो लाइन की डेफिनेशन यही होती है कि उसके कभी भी एंडिंग पॉइंट्स नहीं होंगे। इसका मतलब है वो अनलिमिटेड चले जा रही है दोनों कॉर्नर से अपनी, यानी यहां से भी इसकी मूवमेंट आगे की तरफ है और यहां से भी इसकी मूवमेंट पीछे की तरफ चल रही। कहां तक है हमें नहीं पता कहां तक चल रही। लेकिन अगर कोई आपसे ये कहता है अ लाइन इज हैविंग द टू कोऑर्डिनेट्स ए एंड बी एट द एंड्स, यानी ये दो एंड्स ए एंड बी हैं, तो इसका मतलब है वो लाइन नहीं, वो लाइन सेगमेंट की बात कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो ये बात समझना। दूसरी बात ये होती है कि जब भी लाइन सेगमेंट की बात की जाती है तो लाइन सेगमेंट में जो बेसिक दो फॉर्मूले आपके पास, या दो जो है वो टर्म्स को हम बात करते हैं, वो आपके पास एक होता है मिड पॉइंट और एक होता है आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। अच्छा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स एक थोड़ा सा एडवांस हो जाता है। मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट के बाद हम परपेंडिकुलरी कंडीशंस को देखते हैं। सही। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ मिड पॉइंट की, मैंने ही सेलेक्ट की एक लाइन ए बी। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर ली एक लाइन ए बी। जो लाइन सेगमेंट आपके पास बेसिकली है, ये हो गया ए और ये हो गया बी। अब ये जो लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट का जो सेंटर है, एग्जैक्ट सेंटर, दिस इज नोन एज मिड पॉइंट, जिसे मैं एमपी से शो कर रहा हूँ। ठीक है, ये मिड पॉइंट कहलाता है। मिड पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला यूज किया जाता है, सो दैट इज एमपी विच इज हैविंग द टू कोऑर्डिनेट्स। जिस तरह ए के भी कोऑर्डिनेट्स होंगे डेफिनेटली कुछ ना कुछ, जिसे हम कह देते हैं x1 y1 और x2 y2 कह देते हैं। लेट से ये हो जाएगा ए का कोऑर्डिनेट हो गया x1 y1 और बी का कोऑर्डिनेट हो गया x2 y2, ये आपके पास हो गया। ठीक है, सिमिलरली जो एमपी यानी मिड पॉइंट होता है, इसके कोऑर्डिनेट्स को एक्स कॉमा वाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्स कॉमा वाई। सही है, तो हमारे पास यहाँ पे जो फॉर्मूला एमपी का होता है, यानी एक्स कॉमा वाई के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है, वो होता है x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2 और y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। तो बेसिकली आपके पास जो x है वो हेल्प आउट करता है बाय दिस फॉर्मूला, और y को कैलकुलेट होता है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। अब आपने क्या करना है, मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है ए बी, और उस लाइन सेगमेंट के अंदर आपसे कहता है कि ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपके पास क्या हैं? 2, 3, और बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपके पास क्या हैं? 4, 5। और आपसे कहता है यू हैव टू फाइंड आउट द मिड पॉइंट, एमपी फाइंड आउट करना है। एमपी फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे x1 y1 x2 y2 जो है वो नेमिंग करोगे। तो मैंने ये कह दिया कि ये मेरे पास हो गया बेटा x1 y1, ये हो जाएगा बेटा x2 y2 आपके पास हो गया। जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट यहाँ पे करते हो फॉर्मूले में, तो एमपी जो आ जाएगा दैट इज x कॉमा वाई विच इज इक्वल्स x1 + x2 दैट इज 2 + 4 डिवाइडेड बाई 2, और y1 + y2 दैट इज 3 + 5 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास आ गया। तो एम पी यानी एक्स कॉमा वाई के जो कोऑर्डिनेट्स आपके पास आए, दैट इज 4 + 2 विच इज इक्वल 6 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 3, कॉमा 5 + 3 इज 8, 8 डिवाइडेड बाय 4 इज 8 डिवाइड बाय 2 इज 4। तो जो एम पी यानी मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स आ गए ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी, वो 3, 4 आपके पास फाइंड आउट हो गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा आपके पास जो है वो वैल्यूज इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल उसने दे दी, और उसने कहा कि कोऑर्डिनेट्स हैं -4a, 0, एंड द सेकंड वन इज 3a, -2b।
3a कॉमा -2v मेरे पास है। और आपसे कहता है यू हैव टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, ये फाइंड आउट करना है। तो मिड पॉइंट के लिए आप जो फॉर्मूला यूज करोगे दैट इज x कॉमा वाई इक्वल्स x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2 कॉमा y + y1 डिवाइडेड बाय 2। अब आप अपने कोऑर्डिनेट्स को नेमिंग कर दो। ये मेरे पास लेट से x1 y1 हो गया बेटा, और ये हो जाएगा आपके पास x2 y2 हो जाएगा। जब वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की जाएंगी तो MP मिड पॉइंट x कॉमा वाई इज इक्वल्स x1 + x2 दैट इज -4a + 3a डिवाइडेड बाय 2 कॉमा y1 दैट इज 0 -2b डिवाइडेड बाय 2। फाइनल आंसर जो बेटा x कॉमा वाई का आ गया विच इज इक्वल्स -a/2 कॉमा -v, क्योंकि आपके पास 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ 0 था, 0 -2v जो है वो -2v हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल होके -v हो गया, और -4 + 3 होता है -1, तो 1 नहीं लिखते तो हम सिंपल -a/2 लिखेंगे। तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपके पास -a/2 कॉमा -v आपके पास आंसर आ गया सही। अच्छा, अब लेट्स से कि अगर आपके पास क्वेश्चन आता है इन द फॉर्म ऑफ व्हाट प्रॉब्लम, और आपने जो है वो वैल्यूज को फाइंड आउट यहाँ पे करना है। और क्वेश्चन में आपसे ये कहता है क्वेश्चन नंबर 3 में कि आपके पास जो है वो ए के कोऑर्डिनेट है -2, 5, और बी के जो कोऑर्डिनेट है बेटा वो आपके पास है यहाँ पे a, b। सही है, ये कोऑर्डिनेट है बेटा बी के। आपसे ये कहता है साथ में कि आपको मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इस दफा दिए गए हैं, और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है आपके पास 4, 3। यू हैव टू वर्क ऑन स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। स्मॉल ए और स्मॉल बी आपने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। इसको कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, मिड पॉइंट का, क्योंकि उसने सिंपल आपको मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं तो इसका मतलब है फॉर्मूला भी मिड पॉइंट का ही यहाँ पे यूज किया जाएगा। तो मैं मिड पॉइंट का जब फॉर्मूला यूज करूंगा तो बेटा ये आपके पास हो जाएगा, एक्स किसको डिनोट करता है x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2 को, और y किसको डिनोट करता है y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2 को। सही है। तो अब यहाँ पे आपके पास x1 y1 x2 y2 आपने डिसाइड करना है, तो ये हो जाएगा बेटा x1 y1, और ये हो गया आपके पास x2 y2। तो x1 की जो वैल्यूज हैं वो आपके पास यहाँ पे क्या आ गई, ये अच्छा, ये जो हो गया बेटा मिड पॉइंट एक्स वाई हो गया। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो मिड पॉइंट को कभी x1 x2 ले लेता है। आप मिड पॉइंट जब भी गिवन होगा वो हमेशा x और y होगा, ना कभी x1 y1 ना x2 y2, ये नहीं हो सकता सही। तो अब आपके पास यहाँ पे जो है वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट होगी, x की जगह पे आ गया 4 इक्वल्स x1 हो गया बेटा -2, और x2 जो है वो है a डिवाइडेड बाय 2। इसे सिंप्लीफाई करोगे तो हो जाएगा 8 + 2 इक्वल्स ए का आंसर आ गया बेटा 10। सिमिलरली वाई की बात करते हैं तो वाई की वैल्यू आपके पास क्या है यहाँ पे 3 इक्वल्स y1 आपके पास 5 + b डिवाइडेड बाय 2। सो 3 × 2 = 6 -5 इक्वल्स b, और b का जो आंसर है बेटा वो आपके पास यहाँ पे 1 के बराबर आ गया। तो जो आपके पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आए, कैपिटल बी हैं, वो हैं 10, 1। दीज आर योर वैल्यूज। अब मेरे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक सर्कल आता है। अब बात हो रही थी पहले तो किसकी, कि हमारे पास सिंपल लाइन है तो हम उसे किस तरीके से सॉर्ट आउट करेंगे। अभी आपके पास सर्कल है, सर्कल का हमारे पास जो है वो एक सेंटर होता है, जो आपको अच्छे से पता है कि आपके पास एक सेंटर होगा सर्कल का, ये सेंटर हो गया ठीक है। एक ऐसी लाइन सर्कल की जो सेंटर से पास करते हुए सर्कल के दोनों एंड्स को टच करती है, दिस लाइन इज नोन एज अ डायामीटर। इस लाइन को क्या कहते हैं, डायामीटर कहते हैं, ये भी पता है। तो ये आपके पास हो गया डायामीटर, और डायामीटर का जो हाफ होता है दैट इज नोन एज अ रेडियस। तो अगर ये पूरा जो है ये डायामीटर है, और अगर मैं एक पर्टिकुलर पार्ट की बात करता हूं जो हाफ है, यानी सेंटर से लेके यहां तक की बात करते हैं, कॉर्नर तक की, कहां से बात हुई, सेंटर से बात हुई, कॉर्नर की बात हुई, इसको कहा जाता है रेडियस। ये आपके पास हो गया। अब अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि आपके पास ये एक कोऑर्डिनेट था x और दूसरा कोऑर्डिनेट था y, ये था x एंड दिस वन इज y, ये दो कोऑर्डिनेट्स मेरे पास हैं सही है। और आपको जो है वो -1, 3, और ये आपके पास मौजूद है 3, लेट से
7 ये मेरे पास है, ठीक है, ये दो कोऑर्डिनेट्स मेरे पास हैं। तो आपको ये पता है कि अगर मुझे जो है वो सेंटर ऑफ अ सर्कल फाइंड आउट करना है, एंड इफ वी हैव अ डायमीटर, तो सेंटर हमेशा जो है वो मिड पॉइंट होता है। अगर सेंटर मेरे पास मिड पॉइंट होता है तो यहाँ पे सेंटर का फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए, यानी सेंटर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मुझे मिड पॉइंट लगाना होगा। सही है। तो अगर मैं यहाँ पे मिड पॉइंट यूज करूंगा तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, x इक्वल्स x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2, और y इज इक्वल्स y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे हमने दो चीजों को जो है वो, दो कोऑर्डिनेट्स x को हमने ले लिया x1 y1, और y को हमने ले लिया x2 y2। तो वैल्यूज जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास ये क्या बन जाएगा बेटा, x इज इक्वल्स x1 + x2 दैट इज -1 + x2 विच इज 3/2, एंड y इक्वल्स y1 + y2 का मतलब ये 3 + y2 की वैल्यू 7 है, डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। x इज 3 - 1 is 2 डिवाइडेड बाय 2 विच विल गिव यू 1, तो x का आंसर आ गया 1। और y की वैल्यू हो गई 7 + 3 is 10 डिवाइडेड बाय 2 विच विल गिव यू आंसर इक्वल्स टू 5। यानी जो सेंटर की वैल्यू है, जिसे अगर मैं लेट से कहता हूं कि जो रेड वाला पोर्शन है जिसे मैं सी से मेंशन कर रहा हूं यहाँ पे, विच इज डिनोटिंग सेंटर, ठीक है, तो जो सी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ गया दैट इज 1,5। तो पता ही ये चला कि अगर मुझे जो है वो डायामीटर की के कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाएं और आपसे ये कहा जाए आपने सेंटर ऑफ अ सर्कल फाइंड आउट करना है, तो आप सिंपल क्या करोगे, मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करोगे, और मिड पॉइंट के फॉर्मूले के थ्रू आप जो है वो अपना सेंटर फाइंड आउट कर सकते हो, विच इज सेंटर ऑफ अ सर्कल, राइट। अब सेंटर ऑफ अ सर्कल से हम फर्दर चीजों को फाइंड आउट करते हैं जो बेसिकली मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट को यूज करते हुए हम फर्दर चीजों को कैलकुलेट करते हैं, जैसे रेडियस। सही है। रेडियस की कैलकुलेशन किस तरीके से होती है, रेडियस इज बेसिकली द कोऑर्डिनेट्स, जो दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं। कौन से दो कोऑर्डिनेट्स आपके पास होते हैं, एक आपके पास होता है बेटा यहाँ पे सेंटर, एंड द सेकंड कोऑर्डिनेट इज ऑन द सर्कमफेरेंस। ये दो कोऑर्डिनेट्स आपके पास होते हैं जो डिनोट कर रहे होते हैं रेडियस को। सही है। एंड अच्छा, अब आपके पास यहाँ पे सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए, जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपके पास यहाँ पे क्या हैं, लेट से मैं ये कहता हूं आपको, यहां से यहां तक बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ मैंने मेंशन किया है रेडियस, अदरवाइज ये रेडियस है बेटा। ठीक है, क्योंकि हम रेडियस हाफ ऑफ अ डायमीटर होता है, मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, इसकी जिसे मैं ग्रीन से डिनोट कर रहा हूँ। कंफ्यूज नहीं होना कि शायद जो है वो ऊपर वाली हम लाइन ले रहे हैं, वो लाइन नहीं है, वो सिर्फ मैंने मेंशन किया है, ठीक है। ये आपके पास असल लाइन है जो मैंने ग्रीन से मेंशन की है। सो अब ये मेरे पास अगर रेडियस है, इफ दिस वन इज योर रेडियस, तो इस रेडियस में दो कोऑर्डिनेट्स हैं, एक सेंटर का और एक किसका है, वाई का है। तो हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स आ गए, एक हो गया सेंटर का दैट इज 1,5, एंड द सेकेंड वन इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वाई जो सर्कमफेरेंस पे लाई कर रहा है, दैट इज 3,7। अब मुझे रेडियस अगर फाइंड आउट करना है तो रेडियस कैलकुलेट करने के लिए मुझे यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा टू गेट द आंसर। और डिस्टेंस फॉर्मूला जो है वो आपके पास क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फॉर्मूला अब यूज करते हैं और इससे जो है वो हम रेडियस अपना कैलकुलेट कर लेंगे। इसमें अगेन आपने जो है वो डिनोट करना है कि x1 y1 आपके पास क्या है, ये हो गया x1 y1, ये हो जाएगा आपके पास x2 y2, और आप अपना रेडियस कैलकुलेट कर लोगे आप। तो मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो x2 की वैल्यू 3 है और x1 की वैल्यू 1 है। तो ये आपके पास हो जाएगा बेटा d इज इक्वल्स, या r है तो रेडियस आपके पास हो गई है, रेडियस इज इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 की वैल्यू आपके पास 7 है और 5 आपके पास y1 है, तो इट विल बी 7 - 5 होल स्क्वायर। तो रेडियस इज इक्वल 7 - 3 is 2, 2 स्क्वायर इज 4, प्लस 7 - 5 इज 2, और 2 स्क्वायर इज अगेन 4। तो स्क्वायर रूट आंसर आपके पास जो आ गया दैट इज 8 यूनिट्स। तो रेडियस आपके पास जो है वो स्क्वायर रूट 8 यूनिट्स आपके पास आंसर आ गया, सही। अब हमारे पास होता ही है कभी कभार क्वेश्चन के अंदर आपसे इस तरीके से बोला जाता है कि आपको इक्वेशन ऑफ लाइन दे दी जाएगी, ठीक है, और इक्वेशन ऑफ लाइन के अंदर जो है वो आपसे कहेगा कि शो दैट कि मेरे पास सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज ऑन अ लाइन। समझना बात को, इसको जरा देखो, लेट से मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। क्वेश्चन नंबर लास्ट हमारा जो था क्वेश्चन नंबर 3 था, यस, तो अब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर
क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर बेटा आपसे कहता है कि एक मेरे पास लाइन है, लाइन सेगमेंट ए बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं चीज को थ्रू इलस्ट्रेशन के। मेरे पास यहाँ पे एक सर्कल है हैविंग अ सेंटर, और यहाँ पे मेरे पास एक लाइन है दैट इज अ डायमीटर। ये मेरे पास आ गई लाइन। ये आपके पास है, इसके दो आपके पास कॉर्नर्स हैं, एक है ए एंड द सेकंड वन इज बी, और ये इसका सेंटर है विच इज बेसिकली अ मिड पॉइंट, डेफिनेटली विच इज नोन एज अ सेंटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो ये सी से मैं डिनोट कर रहा हूँ मिड पॉइंट को, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ अ सर्कल कहलाएगा। अब आपके पास उसने ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो उसने दिए हुए 0, -2, बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसने दिए हुए 6, -5। सही है। अब वो ये कह रहा है, स्टेटमेंट को अगर हम रीड आउट करते हैं तो स्टेटमेंट में वो ये कहता है कि आपके पास शो दैट का मतलब है प्रूफ करना है सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज ऑन द लाइन दिस वन। सही है। लाइज ऑन द लाइन का मतलब ये होता है, जब भी ये टर्म आपको नजर आए लाइज ऑन द लाइन या लाइज ऑन द कर्व या इस तरीके से, तो इसका जो मतलब है वो ये होता है सब्स्टिट्यूट वैल्यूज। अब मैंने जो है वो किसमें सब्स्टिट्यूट करना है, मैंने बेसिकली सेंटर ऑफ सर्कल की जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो सब्स्टिट्यूट करनी है किसमें, इस इक्वेशन ऑफ लाइन में। इस इक्वेशन ऑफ लाइन को मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा, और अगर वो मेरे पास इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो गया यानी इक्वल्स टू 0 हो गया तो मैं कहूंगा कि ये लाई कर रहा है, अदरवाइज लाई नहीं कर रहा। लेकिन जब भी वो ये कहते हैं शो दैट यानी आप प्रूफ करो, तो इसका मतलब है हर हाल में लाई करेगा, यानी राइट हैंड साइड का जो आंसर है वो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर हर हाल में आ रहा होगा। सही है। तो अब आपने सबसे पहले क्या काम करना है, यहाँ पे जो है वो मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है, और मिड पॉइंट बेसिकली सेंटर ऑफ अ सर्कल है, तो सेंटर ऑफ अ सर्कल फाइंड आउट करने के लिए आपने जो है वो अपना मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, तो x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2, कॉमा y = y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2, ये आपके पास आ गया। अब आप क्या करोगे, x1 y1 x2 y2 आपने डिनोट किया, तो a जो है लेट से x1 y1 हो गया, और b जो है वो आपके पास x2 y2 आपके पास हो गया। अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं तो x इज इक्वल्स x1 + x2, x1 + x2 मेरे पास यहां पर है, तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास 0 + 6 डिवाइडेड बाय 2, कॉमा, और ये हो जाएगा y = y1 + y2 का मतलब है -2, और फिर -5 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास। तो x इज इक्वल 6 डिवाइडेड बाय 2 इज 3, एंड y इक्वल्स -2 -5 इज -7, तो -7 डिवाइडेड बाय 2 इज -3.5। तो आपके पास जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए सेंटर ऑफ अ सर्कल के, वो आपके पास आ गए बेटा 3, -3.5 मेरे पास यहाँ पे आ गया। सही है। अब आपने क्या करना है, इन सेंटर ऑफ सर्कल के जो कोऑर्डिनेट्स हैं इसको सब्स्टिट्यूट करना है अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज किसमें, इन दिस इक्वेशन। तो इक्वेशन आपके पास यहाँ पे क्या है, x - 2y - 10। तो यू हैव द इक्वेशन x - 2y - 10 इक्वल्स टू 0। इसमें आपने क्या सब्स्टिट्यूट करना है, अपने c के कोऑर्डिनेट्स, और c के कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं 3, -3.5, यानी 3, -7/2 आपके पास है। सही है। अब अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं यहाँ पे, तो x की जगह पे बेटा 3 आ गया, -2, y की जगह पे आ जाएगा -7/2, एंड देन वी हैव -10 इक्वल्स टू 0। लेफ्ट हैंड साइड पे आंसर अगर 0 आ गया तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये प्रूव हो गया। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 + 7 -10 इक्वल 0। तो ये हो गया आपके पास 10 - 10 इक्वल 0, विच मीन्स 0 इज इक्वल्स टू 0, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। हैंस वी से कि हमारे पास जो है वो सेंटर ऑफ सर्कल लाइस ऑन द लाइन, इस लाइन पे ये लाई करेगा। ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बेटा बात करें तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपके पास, इसमें दो आपके पास टर्म्स हैं, एक है परपेंडिकुलर और सेकंड है बाइसेक्टर। ठीक है। यहाँ पे परपेंडिकुलर का जो मतलब होता है, इसका मतलब ये है कि आपके पास एक लाइन दूसरी लाइन को 90 डिग्री पर टच कर रही है या इंटरसेक्ट करके गुजर रही है। लेट्स से कि मैं कहता हूं कि मेरे पास यहाँ पे एक लाइन है, ठीक है, और दूसरी लाइन जो ब्लू वाली लाइन है ये एग्जैक्टली 90 डिग्री पर इसको ड्रॉप कर रही है। ठीक है, यानी इन दोनों लाइंस के बीच में 90 डिग्री का
एंगल बन रहा है। तो इस लाइन को क्या कहा जाएगा? परपेंडिकुलर लाइन। यानी अगर ये आपके पास ए बी लाइन है, इसके ऊपर ये लाइन एक्स कॉमा वाई जो है वो क्या कर रही है? परपेंडिकुलरली ड्रॉप हो रही है। तो आपके पास टू लाइंस मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज, तो ये परपेंडिकुलर लाइंस कहलाएंगी। ठीक है। अब बाइसेक्टर की अगर बात करें तो बाइसेक्टर क्या होता है? बाइसेक्टर का मतलब होता है डिवाइडिंग लाइन इनटू टू इक्वल पार्ट्स, जिसे हम बाइसेक्ट करना भी कहते हैं। यानी आपके पास एक ऐसी लाइन जो दूसरी लाइन को दो हिस्सों में इक्वली डिवाइड करे, और उन दोनों लाइंस के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो, उसको आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहते हो। ठीक है। तो लेट से मैं ये कहता हूं कि मेरे पास जो लाइन ए बी थी, इसका ये मिड पॉइंट था, जिसे हम कहते हैं एमपी, ये मिड पॉइंट था ए बी का। तो एक्स वाई लाइन जब ड्रॉप हुई ए बी के ऊपर, तो इसने 90 डिग्री का एंगल बनाया, विच मेक्स इट परपेंडिकुलर। और उसने इस लाइन ए बी को दो इक्वल हिस्सों में ब्रेक डाउन कर दिया, विच इज बाइसेक्टर। तो बेसिकली एक्स वाई इज अ बाइसेक्टर ऑफ ए बी। अब इसे रीड कैसे किया जाएगा? इसे रीड ऐसे करेंगे कि एक्स वाई इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। ठीक है। अब यहां पे आपके पास लेट से एक फॉर्मूला आता है ग्रेडियंट का। और ग्रेडियंट का फॉर्मूला आपके पास जो होता है, मैं ये कहता हूं मेरे पास ए बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। मुझे जो है वो ग्रेडियंट ए बी का फाइंड आउट करके बताओ। तो ग्रेडियंट का मतलब होता है स्लोप, और स्लोप को m से डिनोट किया जाता है। मैं m यानी स्लोप ऑफ ए बी अगर फाइंड आउट करना है, तो फॉर्मूला होता है y2 - y1/x2 - x1। तो मैं क्या करूंगा? x1 y1 और x2 y2 के कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट करूंगा, मेरा ग्रेडियंट कैलकुलेट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पे मेरा जब ग्रेडियंट फाइंड आउट हो गया, अब सेकंड स्टेप में मैं आपसे कहता हूं मुझे ग्रेडियंट ऑफ एक्स वाई कैलकुलेट करके बता दो कि ग्रेडियंट ऑफ एक्स वाई क्या होगा। तो यहाँ पे बेटा आपके पास, क्योंकि एक्स वाई के कोई कोऑर्डिनेट आपके पास गिवन नहीं है, सही है। ऑल दो वाई आपके पास मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट आप फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन फिर भी एक्स आपको नहीं पता, तो आप ये वाला फॉर्मूला तो नहीं लगा सकते। ठीक है, फॉर एक्स वाई डायरेक्टली। तो आप क्या करोगे? यहाँ पे परपेंडिकुलर की कंडीशन लगाओगे। और परपेंडिकुलर क्योंकि आपको ये पता है कि लाइन सेगमेंट एक्स वाई इज परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का सिंबल होता है। ठीक है, इज परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट ए बी। तो यहां पे आप फॉर्मूला यूज करोगे एम, यानी स्लोप ऑफ ए बी टाइम्स स्लोप ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू -1। अब आपने क्योंकि स्लोप ऑफ एक्स वाई फाइंड आउट करना है, तो स्लोप ऑफ एक्स वाई आपका सब्जेक्ट होगा, और जो स्लोप ऑफ ए बी है वो दूसरी राइट हैंड साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली अपना ग्रेडियंट फाइंड आउट कर सकते हो लाइन सेगमेंट एक्स वाई का, विदाउट सब्सटीट्यूशन ऑफ द वैल्यूज। ठीक है। तो इसके अंदर लेट से मैं बात करता हूं, फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है वो ए बी के कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं -4, 7 एंड 2, 25। ये दो कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं बेटा -4, 7, और बी के जो कोऑर्डिनेट हैं वो आपके पास आ गए 2, 25। और आपसे ये कहा जाता है यू हैव टू फाइंड आउट द ग्रेडियंट ऑफ एक्स वाई विच इज परपेंडिकुलर ऑफ ए बी। ये आपने फाइंड आउट करना है। अब सबसे पहले आप क्या करोगे? यहाँ पे ग्रेडियंट का फॉर्मूला यूज करोगे, m इज इक्वल्स y2 - y1/x2 - x1, ये फॉर्मूला है। अब आपने सबसे पहले यहाँ पे x1 y1 और x2 y2 आपने नाम दे दिए, डिनोट कर दिए।
फिर आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, y2 माइनस वाई वन का मतलब है 25 - 7 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 का मतलब है 2 माइनस इंटू माइनस इज 4। तो ग्रेडियंट हो जाएगा 25 - 7 विच इज 18 और 6 आ जाएगा। तो आपके पास फाइनल आंसर जो आ गया दैट इज 3, यानी ग्रेडियंट ऑफ, ये किसका ग्रेडियंट कैलकुलेट हुआ, ए बी का, ये मेरे पास 3 आ गया। मुझे जो ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है, वो ग्रेडियंट किसका फाइंड आउट करना है, यहाँ पे ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट एक्स वाई। और क्योंकि एक्स वाई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो मैं फॉर्मूला यूज करूंगा ग्रेडियंट ऑफ एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय ग्रेडियंट ऑफ ए बी इक्वल्स -1। ये मेरे पास फॉर्मूला है जब भी दो लाइंस मेरे पास परपेंडिकुलर होंगी और एक का ग्रेडियंट पता है और दूसरे का फाइंड आउट करना है, तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। तो ये हो जाएगा ग्रेडियंट ऑफ एक्स वाई इक्वल्स -1 ओवर ग्रेडियंट ऑफ ए बी। और ग्रेडियंट ऑफ ए बी आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हो, दैट इज -1/3। तो मेरे पास ग्रेडियंट ऑफ एक्स वाई जो है वो डायरेक्टली आ गया, विच इज इक्वल्स टू -1/3। इस तरीके से हम अपना ग्रेडियंट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। इसी में क्वेश्चन फर्दर आपके पास जो है वो आता है, लेट से अगर ये पार्ट ए है और पार्ट बी में आपसे कहता है कि आपने जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो फाइंड आउट करना है। तो अब पार्ट बी में फाइंड इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। अब आपको पता है कि आपके पास एक लाइन ए बी है, इस लाइन ए बी के ऊपर एक परपेंडिकुलरली 90 डिग्रीज, यानी परपेंडिकुलर का क्या मतलब है, 90 डिग्रीज फॉर्म करते हुए, और सेंटर पे बिल्कुल ए बी के सेंटर के ऊपर एक, ये मेरे पास ए बी है, इसके सेंटर पे जो है वो ये सेंटर है मिड पॉइंट, और इस पे जो है एक लाइन ड्रॉप हुई जो आपके पास लाइन सेगमेंट जो आपके पास एक्स वाई है। सही है, तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो कौन सी लाइन हो गई, एक्स वाई। सो दिस इज योर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये सबसे पहले सही आइडेंटिफाई करना होता है कि आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है कौन सी वाली लाइन। तो एक्स वाई बेसिकली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। सही है। तो अगर आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन मुझे फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं दैट इज वाई माइनस वाई वन इक्वल्स एम इंटू एक्स माइनस x1। मुझे इक्वेशन किसकी चाहिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की, यानी इक्वेशन ऑफ एक्स वाई चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ एक्स वाई का मतलब यह है कि अगर मैं अपनी फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करूं तो मुझे y माइनस वाई वन इक्वल्स, और ग्रेडियंट किसका रखना है यहाँ पे, एक्स वाई का रखना है इंस्टेड ऑफ ए बी। ये मोस्ट कॉमन मिस्टेक है जो आपके पास स्टूडेंट्स में होती है। और फिर आपके पास आ जाएगा एक्स माइनस एक्स वन, आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। अब आपके पास यहाँ पे जो है वो ग्रेडियंट ऑफ एक्स वाई तो आपने ऑलरेडी फाइंड आउट कर दिया, पीछे जो आपके पास पार्ट था पार्ट ए में, जो -1/3 आपके पास आ गया। तो ग्रेडियंट ऑफ एक्स वाई तो आपको पता चल गया। अब जो प्रॉब्लम है वो आपके पास ये है कि यार मैं x1 y1 की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करूं, क्योंकि हमने जब भी जो है वो सब्स्टिट्यूशन करनी होती है इक्वेशन में, तो वो y1 की वैल्यू, x1 की वैल्यू और ग्रेडियंट की वैल्यू, ये तीन वैल्यूज होती हैं सब्स्टिट्यूट। तो ग्रेडियंट ऑफ एक्स वाई तो ऑलरेडी कैलकुलेट हो गया, x1 y1 की जो है वो क्या सब्स्टिट्यूशन होगी। तो x1 y1 की सब्स्टिट्यूशन बेसिकली आपको पता चलती है बाइसेक्टर। ये बताता है आपको कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ x1 y1 आप क्या करोगे। x1 - y1 बेसिकली ये जो है किसका पार्ट है, फॉर्मूले के जो पार्ट होते हैं, ठीक है। नॉट द कोऑर्डिनेट्स, फॉर्मूले का जो पोर्शन होता है x1 y1 वो ये होता है, ठीक है। तो ये आपके पास बेसिकली मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है, ए बी का। तो मुझे यहाँ पे जो है वो ए बी का मिड पॉइंट फाइंड आउट करना होगा। तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी दैट इज x, y इक्वल्स x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। तो ए के जो कोऑर्डिनेट्स आपके पास थे वो कोऑर्डिनेट्स थे बेटा -4, 7, और बी का जो कोऑर्डिनेट था वो आपके पास क्या था, 2, 25। तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो x1 प्लस x2 दैट मीन्स -4 + 2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2 यानी 7 + 25 डिवाइडेड बाय 2। अब मैंने फर्दर सिंप्लीफाई किया तो ये हो गया -2 डिवाइडेड बाय 2, कॉमा 25 + 7 दैट इज 32 डिवाइडेड बाय 2। सिंप्लीफाई करेंगे 1, 16। तो मेरे पास मिड पॉइंट ऑफ ए बी
जो आ गया दैट इज -1, 16 विच इज ऑल्सो बेसिकली योर, क्या चीज है ये, बाइसेक्टर, क्योंकि यही है, यही कर रही है ना, एक्स वाई बाइसेक्ट कर रही है ए बी को दो इक्वल लाइंस में, दो इक्वल पार्ट्स में। सही है। तो अब जो मैं कोऑर्डिनेट यूज करने लगा हूं वो कोऑर्डिनेट कौन सा होगा, वो कोऑर्डिनेट ये वाला होगा मिड पॉइंट का, और ये इक्वेशन होगी, ये ग्रेडियंट होगा, उससे आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी। सही। तो ये हो गया आपके पास y-y1 इक्वल्स m ऑफ एक्स वाई इंटू x-x1। तो आपके पास y-y1 आपके पास हो गया, दिस इज योर x1, ये हो गया y1, फॉर्मूले का y1 x1 है ये, ठीक है। और ये जो आपके पास है, ये ग्रेडियंट हम ये वाला यूज करेंगे -1/3। ये तीन चीजें आपके पास यूज होंगी, तो आपके पास हो जाएगा y-y1 दैट इज y-16 इक्वल्स m इज -1/3 x माइनस एंड माइनस, तो ये हो जाएगा +1 आपके पास आ जाएगा। 3 बेटा आपके पास यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, जब लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 3y-16 इंटू 3, मल्टीप्लाई आपने ही करना है। तो ये हो गया बेटा 16 इंटू 3 विच इज इक्वल्स 48, तो -48 इक्वल्स -x+1 आपके पास आ गया। अब आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो -48 को आपने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना है, तो -48 जब राइट हैंड साइड पे यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा बेटा 3y इक्वल्स -x, +48 होगा राइट साइड पे, 48 + 1 इज 49, तो -x + 49 आपके पास जो है वो फाइनल इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ जाएगी।